गरोल में 3 बार चुनाव हुए हैं जिसकी चर्चा हो चुकी है, 67 में, 69 में और 72 में। उसके बाद गरोल विधानसभा क्षेत्र खत्म हो गया। जो लालगंज में जो चुनाव हुए हैं वो अभी तक 17 बार हुए हैं। जो 17 बार में कांग्रेस यहाँ 7 बार चुनाव जीती है। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशा श्री आप सबों का स्वागत करती हूं। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर हम आपके सामने एक समीक्षा लेकर के आते हैं। और आज हमने जिस क्षेत्र को चुना है वो है लालगंज, जो कि वैशाली जिला के अंतर्गत आता है। तो लालगंज विधानसभा क्षेत्र का क्या रहा है आज तक का विधानसभा चुनावी इतिहास और कौन है अभी इस बार के संभावित प्रत्याशी, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह और साथ में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। तो जैसा कि हम हर बार ऐसा करते हैं कि पहले हम वहाँ का इतिहास जानते हैं। तो ये 124वें विधानसभा संख्या में आता है लालगंज विधानसभा क्षेत्र, और इसका आज तक का जो इतिहास है, हमारी देश की आज़ादी के बाद का चुनावी इतिहास, इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी बताएंगे। जी, जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया कि जो वैशाली विधानसभा की बात हम लोग कर रहे थे, तो बताया कि यह वैशाली लोकतंत्र की प्रथम जननी है। तो उसी वैशाली क्षेत्र में लालगंज विधानसभा भी है। तो पहले शुरू के दौर में लालगंज विधानसभा 2 भागों में बटा हुआ था। शुरू के 1951 में सिर्फ लालगंज करके था और उसमें 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। एक जो कांग्रेस से ही थे LP शाही, जो बाद में वो लालगंज नॉर्थ करके हुआ, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े और चुनाव वे जीते थे। उन्होंने ब्रह्मानंद गुप्ता को चुनाव हराया था। फिर चंद्रमणि लाल चौधरी थे। चंद्रमणि लाल चौधरी भी कांग्रेस से उम्मीदवार थे और उन्होंने डांगर भगत जो SP के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। अब हम आ जाते हैं 1957 की बात करते हैं। तो 57 में लालगंज नॉर्थ और लालगंज साउथ, जो लालगंज नॉर्थ वैशाली के नाम से चला गया और फिर लालगंज जो साउथ है वो लालगंज रह गया। बीच में फिर हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि गुरौल भी बीच में आया था। तो 3 टर्म गुरौल विधानसभा भी रहा और 3 टर्म के बाद वह समाप्त हो गया, जिसकी भी चर्चा हम लोग जो वैशाली के खबर चलाए थे उस पर लोगों ने कुछ टिप्पणी करके बताया था कि गुरौल विधानसभा भी हुआ करता था। तो गुरौल विधानसभा मात्र 3 बार हुआ। अब 1957 में आते तो 1957 में जो लालगंज साउथ था, जो बाद में फिर लालगंज बना, उसमें बीरचंद पटेल कांग्रेस से उम्मीदवार बने और भूपेंद्र प्रसाद शुक्ला जो CNP SPJP करके पार्टी थी उसके उम्मीदवार को पराजित किए थे। और लालगंज नॉर्थ जो बाद में वैशाली गया उसमें फिर LP शाही थे कांग्रेस से और उन्होंने फागुनी सिंह जो PSP के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। अब हम आ जाए फिर 1962 में। 1962 में लालगंज साउथ से बीरचंद पटेल कांग्रेस से उम्मीदवार बने और उन्होंने विष्णु प्रसाद यादव जो SWA के प्रत्याशी थे उन्हें पराजित किया था। और जो लालगंज नॉर्थ था उसमें बटेश्वर प्रसाद जीते थे और उन्होंने कांग्रेस के जो LP शाही थे उन्हें पराजित किया था। बटेश्वर प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1967, अब 1967 से गुरौल भी शुरू हुआ जो 3 टर्म तक चला। तो 1967 में अब लालगंज स्वतंत्र रूप से आ गया। लालगंज में जिसमें D सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने BP यादव जो SSP के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। और फिर उसमें हुआ क्या, जो 67 में लालगंज 54 करके था, लालगंज मतलब विधानसभा क्षेत्र संख्या 54 था और गुरौल हो गया 52 और बीच में जो वैशाली आया था वैशाली 53। इस तरह से मतलब वो बटा हुआ था भागों में। तो जो गुरौल था उसमें गुरौल में 1967 में SP पटेल कांग्रेस से उम्मीदवार बने और उन्होंने B वर्मा SSP के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। फिर लालगंज 1969 में हम आ जाते हैं। 1969 में जो मध्यावधि चुनाव हुआ था उस मध्यावधि चुनाव में लालगंज क्षेत्र संख्या 54 हो गया। उसमें दीपनारायण सिंह LTC लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बने और उन्होंने विष्णुदेव यादव जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें
विष्णुदेव यादव जो जेएपी पार्टी से उम्मीदवार थे उन्होंने पराजित किया था, और उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार जयमंगल सिंह थे जो तीसरे स्थान पर चले गए। उस समय फिर गुरौल जो था, गुरौल विधानसभा 52 संख्या था, और गुरौल में बेचन शर्मा एसएसपी से उम्मीदवार बने, उन्होंने राघवेंद्र प्रसाद शुक्ला को पराजित किया था। इसके बाद 1972 में लालगंज से दीपनारायण सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बने, और उन्होंने प्रमोद नारायण सिंह जो एनसीओ के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था, और अमीर सिंह एसओपी से थे जो तीसरे स्थान पर रहे थे। 1972 में गुरौल फिर क्षेत्र संख्या 52 था, उसमें समाने लवी कांग्रेस के उम्मीदवार बने, और उन्होंने अच्छन शर्मा जो एसओपी के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। 1977 अब आ जाए, 1972 के बाद गुरौल वहीं समाप्त हो जाता है, और फिर 1977 पूर्ण रूप से जैसे लालगंज है। उस लालगंज में जनता पार्टी से अरुण कुमार सिन्हा उम्मीदवार बने, और उमेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था, और योगेंद्र राय इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जो तीसरे स्थान पर थे। उस समय कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब आ जाते हैं 1980 में। 1980 में एलपी शाही फिर कांग्रेस आई से वहाँ उम्मीदवार बनते हैं, और जयनारायण प्रसाद निषाद जनता पार्टी एससी से उम्मीदवार बनते हैं। तो एलपी शाही को 41,098 वोट आता है, जबकि जयनारायण प्रसाद निषाद को 18,241 वोट आया, और जयनारायण प्रसाद निषाद को एलपी शाही ने चुनाव हराया था। उस समय कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब आ जाते हैं 1985। 1985 में भरत प्रसाद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बने, उन्हें कुल 31,541 वोट आया, और केदारनाथ प्रसाद एलकेडी से उम्मीदवार बने जिन्हें 29,307 वोट आया, और उन्होंने भरत प्रसाद सिंह ने केदारनाथ प्रसाद को चुनाव हराया था। उस समय कुल 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 1990 में केदारनाथ प्रसाद जनता दल से प्रत्याशी बने, और उन्हें 40,353 वोट आया, और भरत प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार बने उन्हें 31,543 वोट आया, और कौशलेंद्र शुक्ला जो अभी मुन्ना शुक्ला या विजय कुमार शुक्ला हैं उनसे बड़े भाई थे, जनता पार्टी जेपी से प्रत्याशी बने थे, उन्हें भी 24,180 वोट आया, और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। तो उसमें केदारनाथ प्रसाद चुनाव जीते थे, और भरत प्रसाद सिंह चुनाव हारे थे। 1995 में नागेंद्र प्रसाद सिंह जनता पार्टी से उम्मीदवार बने, और भरत प्रसाद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बने, और जोगेंद्र प्रसाद सिंह को 15,974 वोट आया। जोगेंद्र प्रसाद साहू है, अच्छा। जोगेंद्र प्रसाद साहू को जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें 65,974 वोट आया, जबकि भरत प्रसाद सिंह को 12,339 वोट आया, और उस समय कामेश्वर प्रसाद सिंह एसएपी से उम्मीदवार थे जो तीसरे स्थान पर रहे, और अरुण कुमार सिन्हा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े जिन्हें 5,023 वोट आया था। उस समय कुछ 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब आ जाते हैं वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में फिर विजय कुमार शुक्ला वहाँ से चुनाव लड़े, और उन्हें 82,406 वोट आया, जबकि राजकुमार शाह को 29,701 वोट आया, और भरत प्रसाद सिंह जो तीसरे स्थान पर रहे उन्हें 8865 वोट आया था। फिर आ जाए हम लोग 2005 के फरवरी में। 2005 के फरवरी में फिर से विजय कुमार शुक्ला एलजेपी से उम्मीदवार बने, और उन्हें 48,614 वोट आया। बीना देवी जो आरजेडी से उम्मीदवार बनी थी, जो अभी वैशाली से सांसद हैं, उन्हें 30,725 वोट आया, और मनोज गौतम जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें 4128 वोट आया था। उस समय कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 2005 के अक्टूबर में फिर से विजय कुमार शुक्ला जनता दल यूथ से प्रत्याशी बने, और उन्हें 36,851 वोट आया, जबकि राजकुमार शाह आरजेडी के उम्मीदवार बने, उन्हें 33,042 वोट आया, और भरत प्रसाद सिंह जो विधायक थे उन्हें वो एलजेपी से उम्मीदवार बने, उन्हें 12,698 वोट आया। उस समय कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। अब हम आ जाते हैं 2010 में। उस समय अन्नू शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला जो विजय कुमार शुक्ला हैं उनकी पत्नी है अन्नू शुक्ला, वो जेडीयू से उम्मीदवार बनी, उन्हें 58,210 वोट आया। वहीं राजकुमार शाह जो इंडिपेंडेंट थे उन्हें 34,065 वोट आया,
और अन्नू शुक्ला ने राजकुमार सिंह को पराजित किया। उस समय विनोद कुमार पंजियार एलजेपी के उम्मीदवार बने, जिन्हें 22,771 वोट आया, जबकि भरत प्रसाद सिंह जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस उम्मीदवार बने, उन्हें 9,833 वोट आया था। उस समय कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब हम फिर आ जाते हैं 2015 में। 2015 में राजकुमार शाह एलजेपी के उम्मीदवार बने और उन्हें 80,842 वोट आया, और विजय कुमार शुक्ला जनता दल यू से प्रत्याशी बने, उन्हें 60,549 वोट आया, और शैलेंद्र कुमार कौशिक इंडिपेंडेंट थे जो तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 8,236 वोट आया। उस समय कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब आ जाते हैं 2020। 2020 में संजय कुमार सिंह बीजेपी से उम्मीदवार बने, उन्हें 70,750 वोट आया, और राकेश कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार, जो राकेश कुमार बताया जाता है जो निखिल कुमार जो गोवा के राज्यपाल हैं, उनके भतीजा राकेश कुमार कांग्रेस उम्मीदवार बने पिछले 2020 में, उन्हें 44,451 वोट आया। संजय कुमार सिंह ने राकेश कुमार को पराजित किया था। उस समय विजय कुमार शुक्ला इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए, उन्हें 27,460 वोट आया, और राजकिशोर शाह जो एलजेपी के विधायक रहे हैं वो फिर एलजेपी से उम्मीदवार बने, उन्हें 11,281 वोट आया था। 1951 से 2020 तक का जो जीत हार के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में है। और तो ये था जो लालगंज क्षेत्र है, किस तरह से आज़ादी के बाद शुरुआत में इसको लालगंज नॉर्थ, लालगंज साउथ के रूप में जाना जाता था। लालगंज नॉर्थ का जो हिस्सा है वो वैशाली ज़िला, जो वैशाली विधानसभा क्षेत्र है उसमें चला गया। फिर कुछ दिन तक गुरौल भी इसका हिस्सा बना, लेकिन फिर बाद में जाकर के लालगंज के विधानसभा क्षेत्र के रूप में ही जाना जाता है, और अभी भी लालगंज निर्वाचन क्षेत्र के रूप में ही हम इसको जानते हैं। आगे क्या रहा इसका एक विश्लेषण इस क्षेत्र का, वो बताएंगे हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, और कौन कौन है संभावित उम्मीदवार इस क्षेत्र से, उसकी जानकारी भी देंगे। देखिए, जहाँ तक लालगंज विधानसभा क्षेत्र का सवाल है तो यहाँ कुल अभी तक गुरौल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गुरौल में 3 बार चुनाव हुए हैं जिसकी चर्चा हो चुकी है, 67 में, 69 में और 72 में। उसके बाद गुरौल विधानसभा क्षेत्र ख़त्म हो गया था। जो लालगंज में जो चुनाव हुए हैं वो अभी तक 17 बार हुए हैं। जो 17 बार में कांग्रेस यहाँ 7 बार चुनाव जीती है, लेकिन कांग्रेस जो है सो लास्ट चुनाव जो कांग्रेस ने जीता है वो 1985 में जीता है। उसके बाद फिर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है। तो 7 दफ़े कांग्रेस जीती है यहाँ पर, और जनता परिवार जो है वो यहाँ पर जीता है 8 दफ़े। 8 दफ़े में 2 बार एलजेपी जीती है, बीजेपी 1 बार जीती है, और जनता दल और जनता दल यू मिला के 5 बार चुनाव जीते हैं। और 1 बार 1969 में जब कांग्रेस ने कुछ लोगों को टिकट से वंचित किया था तो वो लोग लोकतांत्रिक कांग्रेस बना के चुनाव लड़े थे। तो 1969 में आप देखेंगे कि दीप नारायण सिंह जो वहाँ के बहुत बड़े सहकारिता के बहुत बड़े पिलर थे बिहार के, वो जो है सो लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं। और 1 बार जैसा कि बताया गया कि विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला इंडिपेंडेंट भी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो 1 बार इंडिपेंडेंट के भी जीतने का इतिहास है। तो इस तरह से कुल 17 बार चुनाव जीते हैं। अब अगर हम लोग जातीय समीकरण की बात करें या जातीय चुनाव किस तरह से लोग जीते हैं वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि राजपूत समाज जो है, क्षत्रिय समाज जो है, उसके 5 बार लोग चुनाव जीते हैं। उसी तरह से जो भूमिहार समाज है उससे 6 बार लोग चुनाव जीते हैं। वैश्य समाज, वैश्यों की संख्या भी काफ़ी वहाँ पर है, और वैश्य समाज से भी 3 बार वहाँ लोगों ने चुनाव जीता है। कुर्मी समाज वहाँ 2 बार चुनाव जीता है, और 1 बार दलित समाज भी वहाँ चुनाव जीता है। तो इस तरह से 17 बार चुनाव लोगों ने जीता है विभिन्न जातियों ने। इस तरह से अगर लालगंज में जातियों की जो संख्या है उसकी चर्चा बाद में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बाबू करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ और कुर्मी समाज के लोग भी जीते हैं। कुर्मी समाज के लोग, मैंने बताया भी है कि 2 बार वहाँ चुनाव जीते हुए हैं। तो ओवरऑल जो अभी लालगंज की जो स्थिति है उसमें जो एक समीक्षा अगर आप करें शुरू से, तो आपको लगता है कि वहाँ डोमिनेट किया है
क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज और भूमिहार समाज और वैश्य समाज के लोग वहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं। अब जब संभावित उम्मीदवारों की हम लोग चर्चा करेंगे तो नेचुरली आपको पता है कि 2020 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार सिंह, जो उस समय बहुत नोन फिगर नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन था और उसमें वो लालगंज सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो वो चुनाव जीते थे और उनको 70,750 वोट आया था। और जो उनके नियरेस्ट राइवल जो कांग्रेस के थे वो भी क्षत्रिय समाज से ही आते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि निखिल बाबू जो नागालैंड के राज्यपाल और सत्येंद्र नारायण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके पुत्र निखिल बाबू के वो संबंधित थे, रिश्तेदार थे, तो उनको 44,000 वोट आया था। यानी बहुत मार्जिन था, बहुत बड़ा मार्जिन था संजय कुमार सिंह में और राकेश कुमार सिंह में। हालांकि उस चुनाव में विजय शुक्ला और मुन्ना शुक्ला भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको 27,407 वोट ही आया था जी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ चुनाव होता है तो एक ही व्यक्ति और एक ही समाज का लोग लगातार 2 बार 3 बार जीत जाते हैं, फिर दूसरे समाज के लोग आते हैं और फिर वो लोग लगातार जीतते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो नेचुरली बीजेपी जो एनडीए होगा, तो एनडीए से अगर सीटिंग गेटिंग की बात होगी तो निश्चित रूप से बीजेपी का सीटिंग सीट है, इसलिए बीजेपी यहाँ उम्मीदवार अपना देगी। बीजेपी चाहेगी कि लालगंज उसके हाथ में रहे और लालगंज अगर हाथ में होगा, लालगंज अगर सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा गठबंधन के तहत, तो उसमें संजय कुमार सिंह का, सबसे जो क्षत्रिय समाज से आ रहे हैं, उनका रहेगा, क्योंकि वो सिटिंग है, इसलिए उस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए बीजेपी से कोई दूसरा नाम अभी वहाँ पर कोई नाम हम लोग के सामने नहीं अभी आया है। अब एक चर्चा चल रही है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके लीडर अब चिराग पासवान हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं, तो एक चर्चा चल रही है कि चूँकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें, हालांकि वैशाली ज़िले का सिर्फ वैशाली विधानसभा क्षेत्र ही है, और जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से स्वयं चिराग पासवान जीते हुए हैं, और यहाँ से वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बीना देवी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से ही जीती हुई हैं। तो इस तरह से ऐसा लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम 2 सीट लोजपा को मिलेगा इस ज़िले में, वैशाली ज़िले में। जो एक लोग कहते हैं कि राजा पाकर का जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वो भी मिल सकता है उसको, और दूसरा जो जनरल में जो है उसमें लालगंज की भी चर्चा हो रही है। तो इस तरह से अगर वैसा होता है तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी के संजय कुमार सिंह को कोई दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा जगह दे सकती है और यहाँ पर वो लोजपा के लिए मामला बन सकता है। तो अगर लोजपा रामविलास को अगर ये सीट मिली तो उसमें कई दावेदार हैं, जिसमें कि राजकुमार शाह हैं जो वैश्य समुदाय से आते हैं और एक बार चुनाव जीत चुके हैं, वो पूर्व विधायक हैं, और उनकी चर्चा काफ़ी तेज़ है, इसलिए कि वो पूर्व विधायक भी हैं और लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हैं। तो एक तो वो भी अपने को दावेदारी करते हैं, लेकिन एक वहाँ से एक ऐसी भी खबर आ रही है कि राजद से भी उनकी बात चल रही है। तो ये अपुष्ट समाचार है, इसकी फर्स्ट लुक बिहार इसको ये नहीं करता है, लेकिन वहाँ से जो सूचना आ रही है उसमें आ रही है कि इनका ये राजद के साथ भी बात कर रहे हैं और हो सकता है कि राजद का भी टिकट इनको मिल सकता है। दूसरी जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वो भी क्षत्रिय समाज से आती हैं और वो प्रोफेसर संगीता सिंह उनका नाम है। वो बगल में वैशाली ज़िले में ही देसरी एक जगह है, उसी बीपीएस कॉलेज देसरी की मनोविज्ञान विभाग की वो शिक्षिका हैं और लगातार रामविलास पासवान जी के समय से ही इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं और वो अभी वर्तमान में वो पूरे बिहार प्रदेश की महासचिव हैं और वो जिला पार्षद भी रह चुकी हैं
और काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी वोकल भी हैं, वो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखती हैं। तो इस तरह से एक उनका कहना ये है कि उन लोगों का जो संगीता सिंह का कहना ये है, चूँकि हम महिला भी हैं और बगल के वैशाली से महिला उम्मीदवार को लोजपा ने टिकट दिया है और वो जीती भी हैं, तो इसलिए उनका एक ये बनता है कि लालगंज सीट, और उन लोगों का कहना है कि नहीं, जो एक इक्वेशन है उसमें वो लोग कहते हैं कि नहीं, निश्चित रूप से लालगंज सीट जो है वो मिलेगी इसको लोजपा को, और उसको अगर मिलेगी तो उसमें चूँकि हम लगातार पार्टी में सक्रिय हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसलिए हमको वो सीट मिलेगा। तो इस तरह से संगीता सिंह तो एलजेपी से 2 ही आदमी संभावित उम्मीदवार में आए हैं, एक राजकुमार शाह हैं और दूसरी प्रोफेसर संगीता सिंह हैं जो उम्मीदवार बनने की इच्छा रखती हैं। अब हम लोग राजद की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तो राष्ट्रीय जनता दल में जो हम लोगों को सूचना मिली है और जो लोगों से बात हुई है, तो उसमें प्रबल दावेदार वहाँ विजय कुमार शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला है, और अनु शुक्ला वहाँ से एक बार चुनाव जीत भी चुकी हैं, इसलिए उनको काफ़ी वहाँ अनुभव है, और वो भूमिहार समाज से आती हैं जैसा कि सबको पता है। तो एक और इस अभी चूँकि वो उनके जो पति हैं विजय कुमार शुक्ला जी वो जेल में हैं, तो इसलिए एक सहानुभूति वोट भी उनको मिलने की उम्मीद है, संभावना है। और आरजेडी से ही चूँकि पिछले बार वैशाली विधानसभा क्षेत्र से, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे और चुनाव वो हार गए थे, इसलिए इनको उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल इनको टिकट देगा, अनु शुक्ला को। तो इस तरह से वो है। दूसरा नाम जो आता है वहाँ पर वो हैं इंजीनियर नीरज कुमार संतू का नाम आता है। नीरज कुमार संतू क्षत्रिय समाज से आते हैं और वो काफ़ी सक्रिय हैं। उनके पिताजी भी काफ़ी सक्रिय थे, वो पैक्स अध्यक्ष भी थे, वो मुखिया भी रह चुके थे, और ये भी 2 बार जिला पार्षद भी रह चुके हैं। तो काफ़ी सक्रिय हैं क्षेत्र में, और जैसा कि हमने बताया है कि राजपूत समाज से वहाँ काफ़ी लोग कई बार जीते भी हैं, तो नेचुरली आरजेडी में काफ़ी सक्रिय हैं, और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव से इनका काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है। तो उस हिसाब से इनको उम्मीद है कि आरजेडी का टिकट इनको मिलेगा। उसी तरह से रेणु राय का नाम आ रहा है। एलजेपी जो 2 भाग में बटी है, तो जो पारस गुट है जिसको हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं, तो इनका जो ये यादव समाज से आती हैं, और रेणु राय का स्पष्ट रेणु राय की मान्यता है कि अगर ये सीट गठबंधन में, महागठबंधन में अगर पारस गुट को मिल जाता है, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिल जाता है, तभी ये चुनाव लड़ेंगी, नहीं तो ये इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये पार्टी की काफ़ी डिवोटेड ये हैं, और ये इनके पति का नाम भूषण राय है। तो इस तरह से और भूषण राय अभी एमएलसी भी हैं ये पशुपति पारस गुट। अब जन सुराज की बात हम लोग करें तो जन सुराज में आशुतोष कुमार उर्फ दीपू, इनका नाम आता है। ये कानू समाज से आते हैं, यानी वैश्य समाज से आते हैं, और जैसा कि आपने देखा है कि वैश्य समाज वहाँ 3 बार चुनाव जीता भी है। तो और ये अभी आपने जन सुराज ने एक मुहिम चलाया था कि जो लोग जिला परिषद में अध्यक्ष पद पर थे और 2.5 साल के बाद एक आता है जबकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो एक मुहिम थी, उसमें अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था और काफ़ी अच्छे वोट से, अच्छे मार्जिन से पारित हुआ था। तो अभी ये जो हैं आशुतोष कुमार उर्फ दीपू, वो यहाँ के हाजीपुर जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जो अभी पिछले साल 2024 में वो बने हैं। तो नेचुरली उन पर जन सुराज का काफ़ी विश्वास है, और उनको ऐसा लगता है कि जन सुराज का जो निर्णय होगा वो उन्हीं के पक्ष में जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे। उनके बारे में और एक विशेष बात है कि वो पूरा अपने जीवन जो है सो राजनीति उन्होंने की है, और लोक जनशक्ति पार्टी जो है
उसी से ये जुड़े रहे हैं। उसके कई पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ये विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया है और अब वो जनसुराज के साथ चले गए हैं। फिर एक दूसरा नाम जनसुराज में आता है अलका देवी का, जो जिनके पति नीरज सिंह हैं। तो अलका देवी स्वयं मुखिया हैं और इनके ससुर जी जो थे वो सरपंच थे और ये 2016 में पंचायत समिति सदस्य भी रही हैं। तो अलका देवी भी क्षत्रिय समाज से आती हैं और ये जनसुराज की वैशाली जिला महिला सेल की अध्यक्ष भी हैं। काफ़ी क्षेत्र में सक्रिय हैं और महिला भी हैं, तो इनको है कि जनसुराज महिलाओं को तरजीह देगा और महिलाओं को अगर तरजीह देगा तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में इस पूरे ज़िले में मैं सक्रिय हूँ, इसलिए हमको वहाँ वोट मिलेगा। जनसुराज से एक और नाम है विद्याभूषण जी का। विद्याभूषण जी लालगंज के बगल के किसी गांव के रहने वाले हैं और ये जनसुराज में जब से पदयात्रा प्रारंभ हुई 2022 में 2 अक्टूबर को, तो उस समय से ये लगातार प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा में लगे हुए हैं और ये कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा का भी चुनाव लड़े हैं, ये विधान परिषद का भी चुनाव लड़े हैं, ये लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक बात ये अलग की बात है कि इनको कभी भी किसी चुनाव में अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो ये लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि अगर एक सामान्य कार्यकर्ता को जनसुराज अगर चाहेगा कि भाई उसको हम कैंडिडेट बनावें, तो मुझसे ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता है। चूँकि हमारा ये दावा है कि हमने जितनी पदयात्रा की है प्रशांत किशोर के साथ, शायद ही उतना कोई व्यक्ति कर पाया है। तो और ये विद्याभूषण जी जो हैं सो भूमिहार समाज से आते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हाँ, इंडिपेंडेंट में धीरेन्द्र उर्फ धर्मेंद्र इनका नाम आ रहा है और ये दरअसल सेना में कार्यरत थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं और इनका पूरा परिवार सेना में है। तो नेचुरली इनका कहना है कि हमने अब तक तो हमने देश की सेवा की है, देश के लिए हमने अब कुर्बानी देने के लिए हम बराबर तैयार रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करें और एक ईमानदारी से वो चाहते हैं कि हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो आजकल के राजनीति में देखने को नहीं मिलता है। तो इनके जो पिता हैं उनका नाम है गुनौर महतो और वो भी सेना में रह चुके हैं और सेना से सेवानिवृत्त हैं। इनके भाई उनका नाम है जितेंद्र महतो, वो भी सेना में रह चुके हैं। तो एक पूरा परिवार ही इनका सेना में है और ये युवा हैं, यंग हैं और ये इंडिपेंडेंट लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और इनको उम्मीद है कि अगर हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो जनता जो है मेरा जो बैकग्राउंड है, सेना का बैकग्राउंड है, उसके आधार पर वो हमको वोट करेगी। तो हमको लगता है कि अभी तक जो लालगंज क्षेत्र में जो स्थिति है उसमें संभावित उम्मीदवारों को जो हम लोगों को जो फीडबैक मिला है उसमें संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन इसको हम लोग अंतिम नहीं मानते हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी कुछ नाम आएंगे और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके मैदान से हटे भी। तो ये तो पता चलेगा जब नॉमिनेशन वगैरह की प्रक्रिया या चुनाव जब नज़दीक आने लगेगा, तब हम लोगों को पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है। तो ये था अभी जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र जो है उसका एक एनालिसिस और जो संभावित प्रत्याशी है, हालांकि उसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। और हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा है कि वहाँ का जो जातीय समीकरण होता है वो एक अच्छा खासा प्रभाव डालता है वहाँ के चुनावी नतीजों पर। तो जातीय समीकरण की जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। जैसा कि हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बताए हैं संभावित उम्मीदवारों के बारे में, तो संभावित उम्मीदवार उन उम्मीदवारों की चर्चा की गई जो क्षेत्र में चर्चा में है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, दावा कर रहे हैं जो मुझे टिकट मिलने की उम्मीद है, अपनी अपनी पार्टी या निर्दलीय जिस तरह से लड़ने की तैयारी है वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की चर्चा उन्होंने किया है। और हो सकता है बाद में और भी उम्मीदवार सामने आ जाते हैं जो अभी गुमनाम है, अभी सामने जो नहीं दिख रहे हैं, जो सामने दिख रहे हैं उन पर चर्चा की गई है।
जैसे वहाँ जो उम्मीदवारों का लिस्ट उन्होंने बताया संभावित उम्मीदवारों का, उसमें बड़े बड़े दिग्गज वहाँ से दिख रहे हैं, बड़े बड़े लड़ाके वहाँ चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है। और उसमें माली पार्टियाँ जिसे टिकट दे, लेकिन जो अब तक जो नाम आए हैं उसमें बड़े बड़े लड़ाके दिख रहे हैं। अब से एक संजय सिंह जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, तो वो भी जो है वहाँ से प्रयासरत हैं। वो चाहेंगे ही जो सिटिंग सीट पर जो है हमें उम्मीदवारी दी जाए, हम चुनाव लड़ें। राजकुमार शाह जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में कर रहे हैं। और प्रोफेसर संगीता शाही जो देसरी कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, वहाँ कार्यरत भी हैं, वो भी लोजपा में मतलब कई पदों पर रही हैं, अभी भी वर्तमान में पद पर है, 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। इनके पति भी बैंक से रिटायर्ड अधिकारी है और बैंक यूनियन के मतलब प्रभात कुमार सिंह अभी भी बैंक यूनियन चला रहे हैं, उनके भी पदाधिकारी हैं। तो इस तरह से वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। अब आ जाते हैं अनु शुक्ला। जो अनु शुक्ला है, जो पिछला चुनाव वो जीती हैं 2010 में, तो काफ़ी 25-26 हज़ार के अंतर से चुनाव जीती है। उसमें भी उन्होंने राजकुमार शाह को चुनाव हराई है। इससे पहले उनके पति विजय कुमार शुक्ला 3 चुनाव जीते हैं, जिसमें एक चुनाव विजय कुमार शुक्ला इंडिपेंडेंट भी जीते हैं। तो इसलिए वो भी वहाँ से मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं। इसके बाद ये इंजीनियर नीरज कुमार संटू हैं, वो भी 2 बार जिला पार्षद रहे हैं, जैसा बताए हैं प्रोफेसर साहब। पहले उनके पिताजी भी मुखिया थे और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। रेणु राय जो वहाँ पारसकुट के एमएलसी हैं, उनकी पत्नी हैं, वो भी जो है से चाह रहे हैं जो सीट शेयरिंग में पार्टी पारसकुट को ही राजद जो है से समझौता में सीट दे, तो उस पर वो भी उम्मीदवार हैं। आशुतोष कुमार जो जिला परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में है, वो पहले 1 वोट से चुनाव मतलब हार चुके थे जिला परिषद के शुरुआत के चुनाव में, अध्यक्ष पद के चुनाव में। फिर जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद 2024 में जीती, तो 13 वोटों के अंतर से वो जीते हैं। उसमें बताया जा रहा है ये जन स्वराज के समर्थन उसमें मिला था प्रशांत किशोर जी की पार्टी का, जिसके कारण वे चुनाव जीते और 13 वोट से चुनाव जीते और जिला परिषद अध्यक्ष है। तो उन्हें भी ये उम्मीद है कि जी मुझे ही टिकट मिले, मतलब जन स्वराज से उम्मीदवार बने। और भी जन स्वराज से अलका देवी का बताया है प्रोफेसर साहब, जो उनके पति नीरज सिंह जो मुखिया हैं और ससुर भी सरपंच रह चुके हैं। 2016 में पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हैं। जन स्वराज के महिला सेल की अध्यक्ष भी हैं। पति उनका लगातार पति भी फील्डिंग कर रहे हैं, अपने भी क्षेत्र में जैसे घूम रही हैं। इसी तरह विद्याभूषण जी के बारे में भी प्रोफेसर साहब बताए हैं, जो भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वो भी हैं जो मुझे उम्मीद है कि टिकट मिले और वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक जो धीरेन्द्र उर्फ धर्मेंद्र है, जो रिटायर्ड सैनिक है, उनके बारे में भी बताए हैं। जब से उनके पिताजी भी सैनिक थे, उनके भाई भी सैनिक थे, वो भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वो रिटायर हैं सब। अब जातीय गणित की बात हम लोग करें तो जो बिहार है, चाहे अन्य प्रदेशों में भी, पूरे देश में भी हम लोग जो देखते हैं, जातीय गणित ही चुनाव का आधार माना जाता है। लगभग जो अपना भारतवर्ष में या अपना बिहार राज्य में जो है वो चल रहा है, उस गणित के हिसाब से हम लोग देखें तो उस जातीय आंकड़ा के हिसाब से वहाँ भी टसल बहुत करा है। जैसे जाति के लोग भी पार्टियों के आधार पर बटे हुए हैं, उसमें अगर हम देखते हैं तो वहाँ राजपूत जाति की संख्या 45 से 50 हज़ार है। फिर भूमिहार जाति की संख्या भी करीब 40 हज़ार बताया जा रहा है। वैश्य जाति भी 30 हज़ार के आसपास हैं। यादव जाति भी लगभग 30 हज़ार के आसपास हैं। मुस्लिम जाति भी लगभग 20 से 22 हज़ार है। पासवान जाति का बताया जाता है जो 20 हज़ार के आसपास है। राम जाति भी 18 हज़ार के आसपास है। माझी जाति भी 7 हज़ार के आसपास है। और उसमें जो दलित महादलित में पासी हैं, धोबी हैं, कई जातियां हैं, उस सब मिला करके लगभग 55 हज़ार के आसपास दलित जाति के भी वोट वहाँ हैं। ब्राह्मण जाति की भी संख्या करीब 12 हज़ार है। कुशवाहा जाति की भी संख्या करीब 20 हज़ार है। कुर्मी जाति की भी संख्या करीब 8 हज़ार माना जा रहा है। सहनी जाति की भी संख्या करीब 15 हज़ार माना जा रहा है। और अन्य कई पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं जिनकी गणना जो लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे उसमें है कहार है, क्या कहते हैं, हजाम है, लोहार है, मतलब कई जातियां हैं। सब मिला करके उनकी भी संख्या 50 से 60 हज़ार के करीब है। तो उसमें जो जातीय गणित हम देख रहे हैं और जिस तरह से पार्टियों के बीच जातियों का विभाजन, उस समय वहाँ बहुत बड़ा टसल दिखने की संभावना।
तो ये था जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण को कह रहे हैं कि एक बहुत ही चुनौती भरा है और ये बहुत टफ मुकाबला देगा। एक बार राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से भी ले लेते कि ये जातीय समीकरण क्या बताता है, कि क्या निर्णय होगा, चुनाव पर क्या प्रभाव है? देखिए, लालगंज का जो अभी हम लोगों ने जो विश्लेषण किया उससे बहुत स्पष्ट है कि लालगंज में 3 जातियाँ जो हैं वो प्रमुख रूप से चुनाव लड़ती रही हैं और जीतती रही हैं। एक क्षत्रिय समाज के लोग हैं, भूमिहार समाज के लोग हैं और वैश्य समाज के लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो प्लेयर्स हैं वो 2 प्लेयर्स हैं, एनडीए और महागठबंधन, और एक जनसुराज भी अपना दस्तक दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि एनडीए वहाँ से चुनाव जीता हुआ है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती हुई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट अपने पास रखना चाहेगी। और संजय कुमार सिंह बहुत ही कॉमन मैन वहाँ के हैं और वो एक सामने में निकल कर उभरते हुए नौजवान हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देना चाहेगी। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि गठबंधन में कुछ भी हो सकता है, और गठबंधन में अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता चिराग पासवान हैं, अगर उनको वो सीट चली जाती है तो वहाँ वो राजपूत समाज से ही किसी व्यक्ति को देंगे, क्योंकि एनडीए ऐसा नहीं एक मैसेज देना चाहेगा कि हमने सिटिंग राजपूत को रिप्लेस करके और किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया। और एक बात और है कि राजद से जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें मुन्ना शुक्ला की जो पत्नी हैं, विजय कुमार शुक्ला की जो पत्नी हैं अनु शुक्ला, उनका एक तरह से जो क्षेत्र से खबर आ रही है कि उनको राजद से एक तरह से मिलना तय हो गया हुआ है। तो नेचुरली जनसुराज से वैश्य को ही टिकट तब दिया जाएगा, और वैश्य से उसके बहुत जो आशुतोष कुमार उर्फ दीपू जो हैं, जो अभी जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने हैं, तो उनका एक लगता है ऐसा है कि तब जनसुराज उनको टिकट देगा, क्योंकि वैश्य समाज भी वहाँ से कई बार चुनाव जीत चुका है और वैश्य समाज का वोट भी अच्छा है। तो ओवरऑल जो हम लोगों को लग रहा है कि इसी पैटर्न पर हो सकता है कि इसमें कुछ चेंज भी आ जाए, ऐसा, क्योंकि ये तो सब अनुमान की बात है, लेकिन ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि एनडीए वहाँ से किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट देगा, आरजेडी वहाँ से भूमिहार समाज को टिकट देगा, और जनसुराज की तरफ से कोई वैश्य समाज से ही आएगा। और इसी तरह से अगर कोई इसमें कुछ उलट हुआ तो फिर इसी तरीके से एक समीकरण, लेकिन ये कैंडिडेट जो होंगे सो ये 3 ही समाज से आने की उम्मीद लग रही है। तो ये कैंडिडेट्स जो हैं वो, और किस तरह से आपने देखा कि हर एक जो पार्टी है यहाँ बिहार की, जो अधिकतर जो राज्य स्तरीय पार्टियाँ हैं वो अपनी जाति के नाम से जानी जाती हैं, और इसमें देखा आपने कि किस तरह से वो जातीय समीकरण को चैलेंज करते हुए अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है आगामी चुनाव में। तो ये था अब तक का लालगंज का जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, एक विश्लेषण जो आपके सामने हमने रखा। जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं देते हैं विराम। अगले जिस भी निर्वाचन क्षेत्र के बारे में हम आपको बताने वाले होंगे उसकी जानकारी एक दिन पहले फेसबुक के माध्यम से आपको देंगे। अगर उस क्षेत्र से जुड़ी और किसी प्रत्याशी की जानकारी आपके पास हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।